नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य जो है उसको हम आज कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारी जो क्लास है उसकी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो गौरी लोक नाट्य हैं ये एक भीलों का एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य और काफ़ी प्राचीन भी हैं और इसको जो है लोक नाट्य हमारे जो मेरु नाट्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है हम गौरी के लोक नाट्य के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो लेंगे। ये कब होता है, कहाँ पर होता है एंड इसकी क्या विशेषता है और महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारी क्लास है ये एक विस्तार से होगी एंड हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो चलिए फिर देखिए दोस्तों, जो गौरी लोक नाट्य हैं सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ पर होता है। आपको मैंने बता दिया है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और जो ज़्यादातर जो भील जो हैं वो हमारे दक्षिणी जो राजस्थान है वहीं पर रहते हैं, जैसे कि उधर उदयपुर हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड सिरोही के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर भील बहुत जो है रहते हैं। तो ये इन्हीं जगहों पर होगा। तो देख लेते हैं कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जो है आदि क्षेत्रों में ये अधिक जो है प्रचलित हैं। आगे देखते हैं ये कब होता है, इसका आयोजन कब होता है। तो देखिए दोस्तों, जो श्रावण पूर्णिमा होती है उसके दिन जो है राखी मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है। तो उसके अगले दिन से ही हमारा जो गौरी लोक नाट्य है वो शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो गौरी है ये भाद्रपद महीना जो हमारा भादवा है वो पूरे भादवे में चलता, मतलब कृष्ण पक्ष के 15 दिन और जो चांदन पक्ष है मतलब शुक्ल पक्ष उसके भी 15 दिन, 15 ये 30 दिन हो गया। एंड वो जो आश्विन कृष्ण एकादशी है मतलब नवरात्रा से 4-5 दिन पहले ये समाप्त हो जाता है। सर्दी नवरात्र लगते हैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को, तो उससे 4-5 दिन पहले जो है ये लोक नाट्य खत्म होता है। तो इस प्रकार 30 दिन तो भाद्रपद महीने के और 10-11 दिन हो जाते हैं हमारे जो आश्विन पक्ष हैं उसके हो जाते हैं, आश्विन के कृष्ण पक्ष के। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन कृष्ण एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला जो नृत्य है वो नाट्य है ये। एंड राखी के अगले दिन से इसका प्रदर्शन 1.25 महीने तक चलता है, मतलब 40 दिन तक चलता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या क्या याद रखना है। तो देखिए गौरी जो लोक नाट्य है इसका मुख्य आधार हमारे शिव तथा भस्मासुर की जो कथा है वो है इसका मुख्य आधार। मैं शिव भस्मासुर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, आप इससे भली भांति परिचित है, इससे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा। लेकिन ये जो है इसका आधार है शिव तथा भस्मासुर की कथा, मतलब जो उसमें मोहिनी का रूप वगैरह धारण करता है। तो ये सारी कुछ बातें इसमें आती हैं। ये जो है गौरी पूजा से संबंध होने के कारण गौरी कहलाता है। गौरी पूजा आप जानते हो हमारी पार्वती माता, तो उनकी जो है पूजा से संबंध होने के कारण जो है ये क्या कहलाता है, ये गौरी नृत्य कहलाती है। अब भ्रष्ट नाम है गौरी। भगवान शिव जो है इस नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। भगवान शिव ही माना जाएगा क्योंकि जो शिव हैं वही जो है जो रूप धारण करते हैं मोहिनी का। तो इस प्रकार ये बातें होती हैं। एंड अगली बात करें तो इस नृत्य में शिव को पूर्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्या क्या किसको क्या कहा जाएगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कथा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाता है कि इस नृत्य में शिव को क्या कहा जाता है, पूर्या कहा जाता है। और इसमें जो नर्तक हैं वो नाट्य कलाकारों की भांति जो अपनी साज सज्जा करते हैं। मतलब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जो एक यूट्यूब पर चैनल है यू की वगैरह ऐसा कुछ नाम करके या फिर आप सीधा जो है गौरी लोक नाट्य सर्च करना, 1-2 घंटे का जो वीडियो आएगा पार्ट 1 एंड 2 आप उसको देखना। उससे क्या आपको जो प्रैक्टिकल है वो उसका अनुभव हो जाएगा। तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको पता भी चलेगी किस प्रकार जो भोपे हैं वो एक बांस खड़ा करते हैं मतलब प्रांगण में, और किस प्रकार जो है आगे पीछे वो और बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो इन सब के बारे में पता चलेगा। तो गुजारिश है आप उस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो है हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देख रहे हैं।
इसमें जो नर्तक है वो नाट्य कलाकारों की भांति अपनी साज सज्जा करते हैं एंड इस नाट्य में स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष करते हैं तथा वो 40 दिन तक नियम संयम से रहते हैं, मांस मदिरा संभोग आदि से वो दूर रहते हैं। ठीक है ना, ये मतलब जो भी धार्मिक जो कुछ भी काम होते हैं तो उसमें ये होता है क्योंकि उनको मांस मदिरा इन सब से दूर रहना पड़ता है, संभोग वगैरह से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात देखो कि ये जो स्त्रियों की जो भूमिका है वो पुरुष ही करते हैं, पुरुष ही बने, वो पुरुष वगैरह वो लहंगा चोले वगैरह पहन के वो स्त्रियों की जो भूमिका करते रहेंगे। एंड और हम ऐसे जो है लोक नाट्यों पे देखेंगे, कुछ ऐसे लोक नाट्य हैं जहाँ पर जो स्त्रियों की भूमिका है वो स्त्रियाँ ही निभाती है, ना कि पुरुष निभाते हैं। ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। तो अगली बात करें, खेड़ा जो देवी हैं, मतलब जैसे तमाशा वगैरह हो गया या फिर जयपुरी ख्याल हो गया, तो ये उनमें आएंगे जो स्त्रियों की जो भूमिका स्त्रियाँ ही निभाएंगे। एंड आगे देखें कि खेड़ा देवी जो उनकी देवी मानी जाती हैं एंड भोपा जो है यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण प्रथमा को आज्ञा लेता है। आज्ञा आप जानते हो कि वो कहते हैं कि भाव आता है उनको वगैरह, ऐसा कुछ वहाँ पर मतलब बातें होती। तो ये क्या करते हैं, फिर मंदिरों में ढोक देते हैं। कौन देते हैं? पात्र, मतलब जो भी बने होते हैं, जैसे कि जो जिसने शिव का रूप धारण वगैरह किया हो, पूरिया वगैरह, तो ये जो क्या करेंगे उन मंदिरों में ढोक देंगे। ढोक तो आप समझते हो, जो कर वो प्रणाम वगैरह करेंगे। और 9 लखा देवी देवता, 64 योगिनी एवं 52 भैरों का स्मरण करते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जैसे हमारे गांव में बहुत प्रचलित हैं और एक भजन भी है 64 जो गणी रहे। तो ये याद रखना है कि ये जो किसका स्मरण करते हैं, ये 64 योगिनी, 52 भैरू और 9 लखा देवी देवताओं का ये स्मरण करते हैं। आगे देखिए, यह समारोह की शुरुआत में किसी देवी के मंदिर के आगे एक बांस गाड़ कर उसके चारों ओर मैदान में ये नाट्य पूरे दिन चलता है। ठीक है ना, आप उस वीडियो को देखना, ये प्रैक्टिकल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हो कि उन्होंने एक बांस गाड़ा है, सारे लोग अपने अपने जो है वेशभूषा धारण किए हुए हैं, भोपे वगैरह आए हुए हैं, वो आज्ञा ले लिया उन्होंने। अब जो है मंदिरों में वो ढोक वगैरह दे रहे हैं। इनके आसपास बहुत सारे प्रसंग हो रहे हैं, कोई तलवारें वगैरह मतलब ऐसे कि वार कर रहा है, ऐसा मतलब नाटक चलता है। ठीक है ना, तो ये पूरे दिन चलता है ये लोक नाट्य। एंड आगे देखिए, आगे ये लिखा हुआ है कि इस लोक नाट्य में शिव तथा भस्मासुर का जो प्रतीक है वो राई बुढ़िया कहलाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्वतियों की जो प्रतिमूर्ति है, मोहिनी व असली पार्वती। मोहिनी तो कौन हो जाएंगे, जो शिव रूप धारण करेंगे, और असली हमारी पार्वती माता, इनको हम कहेंगे दोनों को राया। और खटखडिया व झामटिया आगे हम देखेंगे जो कविता वगैरह कहता है, एंड कटकडिया उसे दोहराता है। तथा जो पाठ भोपा, ये 5 प्रमुख पात्र होते हैं। कौन कौन से? राई बुढ़िया, दोनों वो राया हो जाएंगे, और खटकडिया, झामटिया और पाठ भोपा, ये जो है इनके पात्र होते हैं। और अन्य पात्र भी बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग बने होते हैं, लगभग 10-20 जो है आसपास से ऐसे घूमते रहेंगे वेशभूषा धारण करके। तो उनको हम खेले कहेंगे। खेले जानते हो ना, जो खेलते हैं। ठीक है ना, वो एक प्रकार का लोकनाट्य खेला ही जाता है। एंड आगे है कि गौरी का प्रमुख पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है, एवं राया होता है जो स्त्री में पार्वती और पुरुष में शिव का प्रतीक होता है। ठीक है ना, तो राया क्या हो जाएगी, जो स्त्री में पार्वती हो जाएगी और पुरुष में जो है शिव का प्रतीक होगा, उनको हम दोनों राया कहेंगे। एंड झामटिया क्या है कि लोक भाषा में जो कविता बोलता रहता है, एंड उनकी जो भाषा है उन भाषाओं में क्या मेवाड़ी वगैरह जो भाषा वो बोलते हैं, भीली वगैरह, तो वो जो है क्या करेंगे, इनका जो है उनमें अपनी लोक भाषा में कविता बोलता रहेंगे। मतलब थोड़ी मारवाड़ी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप मारवाड़ वगैरह मतलब राजस्थान से हो ना, किसी भी एरिया से, तो आपको वो भाषा समझ में आ जाएगी। आप उनको देखना वो क्या बोलते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे मतलब कविता वगैरह में थोड़ा सा टोन में बोलते हैं। ठीक है, तो झामटिया हो जाता है लोक भाषा में कविता बोलता है, तथा खटखडिया जो है उसे दोहराता है। खटखडिया, झामटिया और आगे आएगा कुटकुडिया। तो ये आपको याद रखना है। कुटकुडिया क्या होता है, इस नाट्य का एक सूत्रधार होता है। ठीक है, इस मूल कथा जो नाट्य के साथ बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, हटिया अम्बाव, लाखा बंजारा, माता और शेर, भियावड़, शेर सुअर की लड़ाई, खाडलिया भूत, कान गुजारी, कामा मीणा, कालू कीर व नहार आदि जो हैं कुछ ऐसे मतलब प्रसंग वहाँ पर करेंगे। और ये लघु नाटिकाएँ हैं, मतलब जिनका जो मंचन है वो गंवरी में किया जाता है। मतलब इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो खटखडिया नहीं, जो शेर सुअर की लड़ाई या कान गुजारी, कामा मीणा, कालू की नार किससे संबंधित है, तो ये गंवरी लोक नाट्य संबंधित है। ये देखो एक प्रसंग है, मतलब जैसे कान गुजारी, इस शीर्षक पर उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे मतलब संवाद वगैरह रखे हैं, वो इनमें संवाद बोलेंगे एंड कुछ जो है अभिनय करेंगे। तो इन सब का ये प्रसंग चलता रहता है। इसको आप
प्रैक्टिकल देखोगे ना तभी अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना कुछ ऐसे नाम। देखो ये बंजार ऐसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये यूनिक नहीं है। वहीं बात करें कान गुजारी कामा मीणा कालकुर कालू खीर व नार, ये जो है कुछ यूनिक है, तो यहाँ पर जो है इनका पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। आगे देखें तो आगे हम बात करें कान गुजारी के खेल में जो मंजीरा और चिमटे तथा अन्य खेलों में मादल और थाली बजाई जाते हैं, ठीक है। मादल आप जानते होंगे जो एक तरीके से छोटी सी ढोल की टाइप होता है एंड उसमें कसे होते हैं लकड़ी के गुटकों द्वारा, एंड थाली तो जानते ही होंगे। तो ये क्या बजाए जाते हैं। और कान गुजारी एक ऐसा खेल है जहाँ पर मंजीरा और चिमटे मतलब जो घन वाद्य यंत्र है वही बजाएंगे। मंजीरा और चिमटे तो जानती हो, भोपे चिमटे से ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। और मंजीरा जो थोड़ी सी जो जागरण वगैरह होती हैं तो मंजीरा आपने बजाई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैंने तो भाई बजाई हैं जब छोटा था, अभी नहीं बजाते हैं तो। एंड आगे बात करें गौरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में एक सामूहिक नृत्य किया जाता है जिसे गौरी की गाय कहते हैं, ठीक है ना। गौरी की गाय ऐसा कुछ नृत्य हैं वो भी करता, ताकि मनोरंजन चलता रहे लोगों का, केवल एक ही नाटक से बोर ना हो। एंड आगे बात करें तो इस लोक नाट्य को भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता है क्योंकि उनकी ये विशिष्ट पहचान है। एंड गौरी जो है एक विशुद्ध धार्मिक लोकनाट्य, मैंने कहा कि ये धार्मिक लोकनाट्य तभी जो है वहाँ पर पात्र जो हैं वो शराब संभोग या मांस वगैरह इनसे दूर रहते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। और इसमें जो प्राचीनता है वो आपको झलकेगी क्योंकि आज भी वो प्राचीन जो रूपरेखा यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे कि एकदम गांव की जो कैद चौबारा वगैरह, तो वहाँ पर जो एकदम बीच में गड्ढा खोदेंगे, बांस वगैरह रोपेंगे और उनकी वेशभूषा भी इस प्रकार होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ 400-500 साल पुराना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी एक हम कह सकते हैं कि विशेषता जो है या विशिष्टता जो है उन्होंने अपनी बचा कर रखी हैं। एंड अगली बात करें गड़ावन बड़ावन जो है उसकी रस्म से गौरी की विदाई होती है। अब हम गौरी को विदा कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया 11 मिनट। एंड ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दी और यही जो है यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गड़ावन बड़ावन की रस्म देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो गौरी समाप्ति से 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं, ठीक है ना, जवारे बोए जाते हैं। और एक दिन पूर्व जो यहाँ पर कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का एक हाथी बना कर लाया जाता है। जब हाथी आता है तो फिर भोपे का क्या हो जाता है, भाव समाप्त हो जाता है, ठीक है। भोपे का भाव कैसे आता है, भोपे का भाव हमने पहले देखा था किस प्रकार जो है भोपे को भाव आता है। और फिर जो है भोपे का भाव समाप्त भी हमने देख लिया, जवारे बोए जाते हैं और फिर जो कुम्हार का जो यहाँ पर एक हाथी लाया जाता है मिट्टी का, एंड उस हाथी के जब आ जाते हैं तो फिर भोपे का भाव चला जाता है एंड जवार और हाथी के जो है गौरी विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर जो है जवारों को और जो हाथी हैं उनको विसर्जन कर देते हैं, किसी जलाशय में विसर्जित कर देते। जिस प्रकार हमारा गणेश चतुर्थी वगैरह होते हैं तो कुछ प्रकार इसी प्रकार का हम कह सकते हैं गौरी जो गणेश विसर्जन होता है तब जितना जैसे कि एक माहौल बनता है उसी प्रकार का यहाँ पर गौरी में भी माहौल बनता है गौरी विसर्जन के समय। तो ये इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे या फिर जितने भी विशेषताएं जो थी गौरी की, इनसे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे जो है हम इसी प्रकार के एक स्पेसिफिक जो है वीडियो लेकर आते रहेंगे राजस्थान से संबंधित। तो चलिए फिर क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल जो मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। एक हमेशा अपने अंदर जो है एक जुनून बनाए रखे पढ़ाई के लिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।